साथियों नमस्कार। दिव्यांगम सेवा संस्थान सीतापुर के जिलाध्यक्ष के रूप में मैं प्रवीण सिन्हा आपके पास आपके बीच में आप सबके पास फिर से एक बार आ गया हूँ। साथियों इस अक्टूबर के महीने में दिव्यांगम सेवा संस्थान, दिव्यांगम परिवार, दिव्यांग समाज ने अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा क्षति उठाई है। अभी हाल ही में बीते एक हफ्ते के अंदर सीतापुर ने अपने पूर्व दिव्यांग समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री ऋषिपाल सिंह जी को उनकी लगभग 80 वर्ष की अवस्था में एक बार खोया है। साथियों, हिंदुस्तान में परंपरा के अनुसार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि जिसके तहत इस बात का व्यवस्था की गई है कि अगर किसी भी लोकसभा या विधानसभा की कोई सीट पर किसी भी प्रतिनिधि के रिक्त हो जाने, ट्रांसफर हो जाने के कारण, तबादला हो जाने के कारण, इस्तीफा दे देने के कारण, निधन हो जाने के कारण या वो किसी कारण से सीट छोड़ दे या उसको बर्खास्त कर दिया जाए, इन शब्दों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत 6 महीने के अंदर दोबारा लोकसभा चुनाव करके या विधानसभा चुनाव करके उस क्षेत्र की जनता को उसका एक जनप्रतिनिधि दिया जाता है। इसके तहत हिंदुस्तान में जगह जगह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करते हैं। जिस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में अभी आगामी नवंबर के महीने में 10 विधानसभा सीटों पर विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना भी जारी कर दी। पूरी चुनावी प्रक्रिया चल भी रही है, जिसमें एक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया। मिल्कीपुर वो चुनाव विधानसभा क्षेत्र है जहां से अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के विधायक होते थे, जिन्होंने सन 2024 में अयोध्या में अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वहाँ के वो सांसद बन गए, जिसके कारण मिल्कीपुर विधानसभा सीट रिक्त की गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी भी वहाँ पर, चूंकि चुनाव आयोग ने कोई भी किसी तरह का कोई चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं करी है, इसके बावजूद अवधेश प्रताप जी के बेटे को, अजीत प्रसाद जी को, समाजवादी पार्टी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। साथियों, जो बाकी 9 विधानसभा सीटें हैं उस पर नेक टू नेक 4 सीटें बीजेपी के सिंबल पे और 4 सीटें समाजवादी पार्टी के सिंबल पे अभी तक पिछली विधानसभा सीट में लोगों के पास थी। आरएलडी एक ऐसी पार्टी है जो सन 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी। उसका उम्मीदवार सपा गठबंधन के साथ चुना गया था। इस लिहाज से इस विधानसभा में 5 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। परंतु आरएलडी के जो उस समय के विधायक थे मिस्टर प्रवीण पटेल, उनको फूलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके विजयी वो घोषित हो गए। इस कारण से समाजवादी पार्टी कोटे से आरएलडी की वो सीट चली गई। अब मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें भाजपा गठबंधन के पास 5 सीट और समाजवादी गठबंधन के पास 4 सीट। साथियों, एक बहुत ही चुनौती है भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के पास, चूंकि जिस तरह से बुलडोजर एक्शन के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है और सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को न केवल संयम के साथ काम लेना होगा, बल्कि उसके साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली के साथ साथ विरोधी पार्टियों के एक हथकंडे पर बहुत ध्यान देना होगा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार इन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। ये निहायत ही एक तरह का अलोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है
जब आपने गठबंधन किया है, गठबंधन में किसी आप दूसरी पार्टी के वजूद को खत्म करने का अधिकार नहीं रखते। माना उत्तर प्रदेश में आपका वर्चस्व है, ये माना भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई सेकंड पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। भले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बहुत लंबा गैप हो, भाजपा के आगे सपा कहीं नजर ना आ रही हो, लेकिन जो सेकंड रनर अप माना जाएगा वो सपा मानी जाएगी। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, इन सब लोगों ने अगर बीजेपी के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन अलायंस ला के खड़ा किया है तो उसमें उन सब का एक बराबर और एक सम्मानित स्थान है। अगर सपा उस पर कब्जा करने का, उस पर एकाधिकार करने का प्रयास कर रही है तो ये बहुत ही गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस पर उस गठबंधन के सभी दलों को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस एक्स प्लेटफॉर्म पर दिए गए अखिलेश जी के बयान को भुनाने का एक बहुत ही बेहतरीन समय है। और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जब भी घोषित किए जाएं, उस समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि वहां के जो उम्मीदवार थे सपा के 8 सांसद हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा पे खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए। अब आइए, अब हम बात करते हैं करहल से जहां सपा के मुखिया खुद विधायक रहे और अब उन्होंने कन्नौज से सांसद के पद को स्वीकार किया है, इसलिए सपा ने वो सीट छोड़ी है। और सपा ने वो सीट छोड़ी तो, लेकिन परिवारवाद के जो लालसा है, सत्ता लोलुपता है, वो समाजवादी पार्टी की नहीं गई। इस कारण समाजवादी पार्टी ने किसी भी, ना ही मुस्लिम को अपना उम्मीदवार वहां से बनाया, ना ही किसी अन्य बिरादरी को, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को ला करके वहां पर खड़ा किया। समाजवादी पार्टी ने वहां से अखिलेश यादव के भतीजे श्री तेज प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार वहां से घोषित किया है, जो एक बार फिर से इस बात को इंगित करती है कि समाजवादी पार्टी केवल समाजवादी पार्टी नहीं, वो एक परिवारवाद वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को करहल लोक विधानसभा पर भी बहुत आराम से, एहतियात से और बहुत संयम के साथ चुनाव लड़ना होगा। मीरापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। इनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट करके सांसद बना दिया। अब इन सीटों को बचा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों को जो अगर सरकार फेस करेगी तो उसमें योगी आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी एक छवि पर धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इनकाउंटर की प्रक्रिया हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया हो, कानूनी या गैर कानूनी की बात तो बाद में आएगी, लेकिन इन कारणों से सरकार की जो छवि खराब करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है, उस पर सरकार को रोक तो लगानी के लिए उसका काउंटर अटैक करना पड़ेगा। रोक तो आप नहीं लगा सकते लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि मैं अगर मेरे खिलाफ कोई अपनी बात कर रहा है तो मैं उसको रोक तो सकता नहीं, लेकिन काउंटर अटैक करके उस बात का मैं जवाब दे सकता हूं। देखिए अब आने वाले समय में क्या होता है। मिल्कीपुर विधानसभा के बारे में चुनाव आयोग कब और कैसा निर्णय लेता है, और बाकी जो 9 सीटें हैं वो 2024 के चुनाव से पहले भाजपा 4, सपा 5 गठबंधन के हिसाब से सीटें थी। अब 2024 के चुनाव के बाद भाजपा गठबंधन 5 और सपा गठबंधन 4। इस हिसाब से ये एक आंकड़ा अभी तक सेट है। और 23 नवंबर के बाद देखिए ये नए आंकड़े क्या बनते हैं। सपा गठबंधन आगे निकलता है, इंडिया गठबंधन आगे निकलता है, या एनडीए गठबंधन, कोई भी निकले, दोनों पार्टियों के लिए, दोनों गठबंधन के लिए हमारी शुभकामनाएं हमारे संगठन की तरफ से। मगर इस बात पर एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो,
कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें हमको अपने सहयोगी दलों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना चाहिए। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप मेरे साथ आए हैं तो आप मेरे छाते के नीचे ही रहेंगे। इससे गठबंधन की छवि और गठबंधन के इतिहास और गठबंधन की परंपरा को नुकसान पहुंचता है। और जो गठबंधन के मुखिया होने के दावे करते हैं, अगर वो लोग इस तरह से बात करेंगे, काम करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि न केवल गठबंधन को वो धूमिल करेंगे, गठबंधन की परंपराओं को धूमिल करेंगे, बल्कि अगर जो पार्टियां अपने निशान को बचाने के लिए अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो पार्टियां निशान को बचाने के लिए, चुनावी निशान की कमाई के लिए वो जनता को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस बात को इन नवों विधानसभा क्षेत्र की जनता ध्यान दे और उस हिसाब से अपना वर्डिक्ट दे, अपना निर्णय दे, ताकि एक जो 2022 से 27 तक का जो हमको विधायक चुनने हैं वो हमारे कोई गलत विधायक ना पहुँचें। हमारे इन नवों क्षेत्रों की, जिनके नाम गाजियाबाद, जहाँ से अतुल गर्ग विधायक से सांसद बन गए हैं, मीरापुर जहाँ से चंदन चौहान आरएलडी के विधायक से सांसद बन गए हैं, फूलपुर जहाँ से प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बन गए हैं, मझगवां जहाँ से मनोज कुमार बिंद निषाद पार्टी के वो विधायक से सांसद बन गए हैं, जहाँ करहल से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक से सांसद बन गए हैं, जहाँ कुंडरकी संभल का ये एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से शफीकुर रहमान, जिनको कि समाजवादी पार्टी ने अपना लोकसभा में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो वो वहाँ के विधायक पहले थे मझगवां के, और उनके निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई है। इसके अलावा अलीगढ़ की खैर उसे जहाँ अनूप वाल्मीकि जी विधायक से सांसद बन गए हैं हाथरस के, और कटिहरी से सपा के लालजी वर्मा वो अंबेडकर नगर के सांसद बन गए हैं, और सीसामऊ से इरफान सोलंकी, यहाँ पे बहुत खास बात ध्यान देने वाली है, इरफान सोलंकी को एक महिला का घर जलाने के जुर्म में जेल कर दी गई थी, भेज दिया गया है, सजा हो गई है, और जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनको विधायक पद से निलंबित कर दिया गया है सीसामऊ कानपुर विधानसभा सीट पर। और उस सीट पर जो चुनाव हो रहा है, ये उस क्षेत्र की जनता को भी सोचना होगा कि इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के थे, उनके निलंबित किए जाने के बाद नीसम सोलंकी को वहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये मैंने सारी आपको एक डाटा अपने दिव्यांगम चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के सामने रख दिया है, जिसमें कि आप ये तय कर सकें कि किस व्यक्ति को कहाँ पर कैसे चुनाव जिताना है, किस दल को बनाना है। ये ध्यान रखें कि अगर सत्तारूढ़ दल को ही हम आगे प्रमोट करेंगे तो उस क्षेत्र की जनता को अगले 3 साल काम करने में बहुत आसानी होगी। और यदि दुर्भाग्यवश कहीं अगर हमने किसी और पार्टी को अपना विधायक के रूप में चुन लिया तो काम करने में बहुत परेशानियां होंगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। दिव्यांगम चैनल अगले एपिसोड में आपसे मिलने से पहले प्रवीण सिन्हा आपसे इस बात को आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा कि अगला एक हफ्ता आपके लिए त्योहारों की खुशियों से भरा हो, जिसमें आपको धनतेरस का त्यौहार मिलेगा, छोटी दीपावली, दियों का त्यौहार दीपावली मिलेगा, फिर उसके बाद भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भैया दूज मिलेगा। हम सब लोग मिलकर के इस त्यौहार का आनंद लें, सुरक्षित आनंद लें, क्योंकि बच्चे पटाखे जलाते समय एहतियात नहीं बरतते, इस बात का ध्यान रखें। और बड़े व्यक्ति त्यौहार के नाम पे शराब पी करके जिस तरह की एक कुरीति फैलाते हैं समाज में, इससे हम लोग बचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण सिन्हा आपसे विदा लेता हूँ अगले एपिसोड तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।